दोस्तों, सैरा रॉबिन्सन जब 24 साल की थी तब उन्हें एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ पता चली। उन्हें पता चला कि उनके ब्रेन में एक ट्यूमर हो गया है, जिसकी वजह से अब उनकी ज़िंदगी बस कुछ साल के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। उनके सारे सपने, उनकी उम्मीदें सब चूर चूर हो गए थे। पर फिर भी 1.5 साल कैंसर के साथ चली पेनफुल लड़ाई में वो अपने ऊपर तरस खाने के बजाय उन्होंने ऐसा कुछ किया जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। बात ये थी कि ट्रीटमेंट के दौरान सैरा ने एक बात नोटिस करी थी। उन्होंने नोटिस करा था कि बहुत सारे पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आते थे वो बहुत दूर दूर से आते थे। दिन के 5-5, 6-6 घंटे ट्रैवलिंग करके, हफ्ते के 5 दिन, वो भी 6 हफ्ते लगातार। क्यों? बस इसलिए बिकॉज उनके पास होटल में रहने के लिए पैसे नहीं होते थे। ये बात सैरा को बहुत बुरी लगती थी, इसलिए उन्होंने एक मिशन लिया कि वो उसी हॉस्पिटल के पास एक ऐसी फैसिलिटी तैयार करेगी जहां ऐसे ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, जिससे उन्हें ट्रैवलिंग की तकलीफ ना हो। इस सपने को पूरा करने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। इनफैक्ट उन्होंने पूरी ट्रीटमेंट के दौरान भी, तकलीफ में होने के बाद भी बहुत काम करा। जब उन्हें खुद से कपड़े पहनने तक नहीं होते थे तब भी काम करा। जिसके बाद 2011 में उनकी डेथ हो गई कैंसर से लड़ते लड़ते। लेकिन इससे पहले तक उन्होंने वो $1 मिलियन का डोनेशन जमा कर ही डाला जो उस फैसिलिटी को बनाने के लिए चाहिए था। सैरा सच ट्रू सेंस में एक हीरो थी, जिसने अपनी सिचुएशन पे रोते रहने के बजाय कुछ ऐसा किया कि आज लोग उनकी ब्रेवरी से भरी स्टोरी सुन के रो देते हैं। तो दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि बेटा अच्छे बन के रहो तो ही तुम्हारे साथ जिंदगी में अच्छा होगा। वो फेयरनेस, इक्वालिटी जैसी चीजों पे फोकस करते हैं। मतलब अगर वो एक बेटे को चॉकलेट दिलाएंगे तो फिर दूसरे बेटे को भी जरूर दिलाएंगे। और वो ऐसी कई सारी चीजें करते हैं, ये जाने अनजाने में सिखाते हुए कि दुनिया एक फेयर जगह है। इवन स्कूल्स की स्टोरीज, एडवर्टाइजमेंट्स, सोसाइटी सब यही सिखाती है कि अगर अच्छे बन के रहोगे तो अच्छा होगा ही होगा आपके साथ एंड में। लेकिन सच तो ये है कि इस टाइप की थिंकिंग, मतलब हम हमेशा वर्ल्ड से अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, ये हमें मेंटली वीक बनाती है। क्योंकि लाइफ एक फेयर जगह बिल्कुल नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि लोग और हमारा लक हमेशा हमारा साथ दे और हमेशा हमारे साथ जस्टिस हो, फिर चाहे हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो। इसीलिए लेसन नंबर 1 ये याद रखो, द वर्ल्ड डजंट ओ यू एनीथिंग। कभी भी ये मत सोचना कि दुनिया या कोई भी इंसान आपको कुछ ओ करता है जस्ट बिकॉज आपने कुछ अच्छा करा है तो उन्हें या लाइफ को भी आपके साथ रिटर्न में अच्छा ही करना चाहिए, बिकॉज ऐसी सोच आपको वीक बनाएगी। एग्जाम्पल, अभी मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई उसमें सैरा आराम से बोल सकती थी कि मेरे साथ कितना अनफेयर हुआ और मैं भी खुशियाँ डिजर्व करती हूँ, और रोते रोते वो मर जाती। पर नहीं, उन्होंने समझा कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती है, लेकिन हमेशा अपना बेस्ट देना, दूसरों के लिए जीना हमारा रियल काम है जो हमें हर हाल में करना चाहिए। और यही रीजन भी था कि सैरा तकलीफ में दुनिया को अलविदा कहने से पहले भी हमेशा यही बोलती थी कि मैं इस दुनिया की सबसे लकी इंसान हूँ। ये होता है मेंटली स्ट्रांग इंसान। ये थी बस पहली हैबिट। ऐसी अभी मैं आपके साथ 4 और हैबिट शेयर करने वाला हूँ जो एक इंसान को मेंटली वीक बनाता है, जो आपको नहीं करनी चाहिए। बट 2, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। ऑथमार अम्मान एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट थे जिन्होंने अमेरिका के कई फेमस ब्रिजेस बनाए थे, जिनके लिए उन्हें कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी मिला था। पर कमाल की जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने बिल्डिंग्स डिजाइन करना स्कूल या कॉलेज की डिग्री लेने के बाद नहीं करा था, बल्कि वो उन्होंने 60 साल की उम्र में स्टार्ट करा था, अपनी एक बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग डायरेक्टर की जॉब छोड़ के। जिस एज में मैक्सिमम लोग रिस्क के बारे में सोचते तक नहीं, उस एज में उत्मर ने इतना ह्यूज रिस्क लिया जिससे फिर वो अपने ड्रीम को भी पूरा कर पाए। बट एक बात पे ध्यान दो, ये रिस्क उन्होंने बस ऐसे ही नहीं लिया था, बल्कि बहुत सोच समझ के लिया था। बिकॉज सच तो यह है कि रिस्क भी 2 तरीके के होते हैं, एक कैलकुलेटेड और एक स्टूपिड। एग्जाम्पल, एक जुआरी जब जुआ खेलता है तो वो रिस्क लेता है इस लालच में कि वो अमीर बन जाएगा। सिमिलरली वॉरेन बफेट के मेंटर बेंजामिन ग्राहम भी बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग भी स्टॉक मार्केट में रिस्क लेते हैं। वो बिना कुछ जाने अपने पैसे डाल देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अमीर बन सके, और इन दी एंड वो अपने सारे पैसे लुटा देते हैं, लूज कर देते हैं, और फिर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट ही बकवास है और रिस्क लेना सही नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ कुछ स्मार्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं जो गैम्बलर्स की तरह नहीं बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड मतलब वो कंपनीज के बारे में नॉलेज एक्वायर करते हैं, उनका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मैथ्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ऐसी सब चीजें समझते हुए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसका रिजल्ट ये कुछ ही लोग फिर बहुत बहुत अमीर भी बनते हैं, बिकॉज वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ना कि गैम्बलर की तरह स्टूपिड रिस्क। इसलिए याद रखो, कैलकुलेटेड रिस्क लेना एक्चुअली एक इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है, जो मेंटली स्ट्रांग लोग फॉलो करते हैं, जबकि वीक लोग लालच और इमोशंस में हमेशा गलत करते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। लेसन नंबर 3,
रिसेंटली एक न्यूज बहुत ट्रेंड हो रही थी हर जगह कि कैसे बायजूस ने बस 18 महीने के एक स्टार्टअप को $300 मिलियन में खरीद लिया है, मतलब 2200 करोड़ से भी ज्यादा पैसे में। ना ये न्यूज सुनकर मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि उनके फाउंडर्स के तो भाई मजे ही मजे हैं, क्या कमाल की ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है उन्हें। पर सच तो यह है कि इस 18 महीने के स्टार्टअप के पीछे इनके फाउंडर करण बजाज की 18 से ज्यादा सालों की मेहनत छुपी है, जो लोगों को नहीं दिखती। करण की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। वो एक इंजीनियर थे जिन्होंने अपनी MBA कंप्लीट करी थी, प्लस वो एक मॉन्क मतलब एक योगी भी है, जिन्होंने 3 बुक्स भी लिखी है, जिसमें से उनकी 2 बुक्स की राइट्स ऑलरेडी किसी मूवी प्रोडक्शन हाउसेस ने खरीद भी लिया है। प्लस इस स्टार्टअप से पहले वो डिस्कवरी साउथ ईस्ट एशिया के हेड भी थे। मतलब बहुत एक्सपीरियंस, कड़क नेटवर्क और बहुत मेहनत छुपी है इस सक्सेस के पीछे, जिसकी वजह से ही वो आज इतने ग्रेट रिजल्ट्स देख पा रहे हैं। बट मैक्सिमम लोगों को ये नहीं दिखता, दिखेगा तो बस 18 महीने में $300 मिलियन। देखो दोस्तों, आज के इस फास्ट टेक्नोलॉजी वाले टाइम में लोगों का इम्पेशेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस हद तक कि आप सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल, एक रिसर्च से पता चला था कि हर साल अमेज़न को $1.6 बिलियन तक का लॉस हो सकता है अगर उनकी वेबसाइट सिर्फ 100 मिली सेकेंड से धीरे लोड होगी तो। इसलिए वो उसे हमेशा फास्ट रखने पे ध्यान देते हैं। ऐसी हर जगह आप देखोगे तो लोग बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं, जो आज के टाइम पे हमेशा यही सोचते हैं कि काश उन्हें जल्द से जल्द सक्सेस मिल जाए, जो सोच उन्हें मेंटली वीक बनाता है। जबकि इमोशनली स्ट्रांग लोग समझते हैं कि सक्सेसफुल रिजल्ट्स के लिए बहुत मेहनत और टाइम इन्वेस्ट करना होता ही है। प्लस अगर हम इमीडिएट रिजल्ट्स हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे तो हम अपनी छोटी छोटी अकम्प्लिशमेंट्स को इग्नोर करने लग जाएंगे, और जिससे एज अ रिजल्ट हम पूरी तरीके से ग्रो करना बंद कर देंगे। इसीलिए अगर हमें एंड गोल तक पहुंचना है तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स को रखें और हर गोल को सेलिब्रेट करें पेशेंस के साथ, जिससे हम सक्सेसफुल होने के साथ साथ हाई सेल्फ एस्टीम पे वर्क कर पाएंगे। लेसन नंबर 4, ड्वेलिंग इन द पास्ट। 55 साल की ग्लोरिया वैसे तो काफी सक्सेसफुल थी अपनी लाइफ में, बट जब उनकी बेटी बड़ी हो रही थी तो मैक्सिमम टाइम वो अपने पास्ट में ही डूबी रहती थी, क्योंकि उनके पास्ट में उनके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें हुई थी। लाइक वो हमेशा गलत रिलेशनशिप्स में आ जाती थी, जो उन्हें बहुत प्रॉब्लम देता था। उन्होंने काफी अब्यूज झेले थे। बट फिर इस सालों साल पास्ट में जीने की वजह से हुआ ये कि वो अपनी बेटी जो अभी 18 साल की हो गई थी, जिसके लिए वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो, वैसे ही सेम चीजें अब उसके साथ भी होने लगी। वो भी अपनी मॉम की तरह हमेशा गलत रिलेशनशिप्स में आ जाती थी और अपनी लाइफ को बर्बाद कर चुकी थी, बिकॉज उसकी मॉम ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, ना अपने एक्सपीरियंस से उसे कुछ सिखाया, खुद हमेशा अपने पास्ट में जीने की वजह से। देखो दोस्तों, कई बार मैक्सिमम लोग पास्ट में जीने की वजह से अपने प्रेजेंट को अच्छे से नहीं जी पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपना और दूसरों का भी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब कर रहे होते हैं, जैसे ग्लोरिया इस स्टोरी में अपने और अपनी डॉटर के साथ कर रही थी। इमोशनली स्ट्रांग लोग ये बात समझते हैं और वो पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं और बस अपने प्रेजेंट को ग्रेट बनाने के लिए एफर्ट्स लेते हैं। एग्जाम्पल, वियोना वार्ड अमेरिका के एक छोटे से टाउन में बड़ी हुई थी, जहां डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता था। उन्हें अपने बचपन में अपनी मॉम को अपने फादर से फिजिकली अब्यूज होते हुए देखा था। सच एक बहुत दर्दनाक और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उनके लिए। फिर भी उन्होंने वहां से निकलकर अपनी पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ी। फिर कुछ साल बाद जब उन्हें पता चला कि उनका जो बड़ा भाई है वो भी ऐसे ही चीजें कर रहा है, तब वियोना ने सोचा कि बस अब बहुत हुआ, उन्हें कुछ करना होगा। और फिर उन्होंने लॉ की पढ़ाई करके डिग्री हासिल की और अपने हस्बैंड के साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी, जिससे वो उन डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स को कोर्ट तक पहुंचा सके। वो अपने ट्रक से लेके जाके उन्हें कोर्ट तक पहुंचाती थी और जस्टिस भी दिलाती थी। और देखो दोस्तों, वियोना भी चाहती तो जिंदगी भर अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश कर सकती थी ग्लोरिया की तरह, पर उन्होंने इमोशनली स्ट्रांग बन के अपने पास्ट की हेल्प से अपना प्रेजेंट बेस्ट करने के लिए काम करा, ना कि बस हमेशा सोच में डूबी रही, जिससे उन्होंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी क्रिएट करा और अपनी लाइफ को भी बेटर बनाया। इसलिए प्लीज ये बातों को याद रखो और पास्ट में ड्वेल करना बंद कर दो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पास्ट को भुला दो, नहीं, बल्कि आपको अपने पास्ट से सीख कर उनके लेसन्स लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उससे पीछे खींचते जाना चाहिए, बिकॉज यही चीज आपको स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बनाएगी। लेसन नंबर 5, मेकिंग सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन। क्रिस्टी जब पहली बार ऑथर से मिली तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी तो स्मार्ट हूँ कि मैं अपने कलीग्स पर नहीं चिल्लाती हूँ, बट जब भी मैं अपने बच्चों के पास जाती हूँ तो मैं उन पर बहुत चिल्लाती हूँ, बट स्टिल वो मेरी बात नहीं मानते हैं। ना क्रिस्टी को पता था कि चिल्लाने से भी उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानने वाले, पर फिर भी वो वही गलती बार बार करने लग जाती थी। ना धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि बच्चों को बात समझाने का ऑल्टरनेट तरीका क्या है। सो अगले कुछ थेरेपी सेशंस में ऑथर ने उनके साथ मिलकर नए प्लान्स बनाने पे काम करा। एग्जाम्पल, उन्होंने अब डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को बार बार चिल्लाने के बजाय बस एक वार्निंग देगी, जिसके बाद अगर वो उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिना कुछ बोले उनसे ले लेंगी और नहीं देगी। ना क्रिस्टी को पता था कि शुरू में उनके बच्चे उनके साथ और ज्यादा नाराज होंगे और शायद और ज्यादा बुरी तरीके से बिहेव भी करे,
लेकिन उन्होंने अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना के रखा और अल्टीमेटली टाइम के साथ साथ उनके बच्चे भी अब उनकी बात मानने लगे। क्रिस्टी का बार बार चिल्लाना बंद हो गया और उन्हें वापस लाइफ का सेटिस्फेक्शन मिलने लग गया, कंट्रोल वापस आ गया। देखो दोस्तों, लोग अक्सर आपको ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि जब भी आप गिरते हो तो आपको वापस उठना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। पर इससे भी एक स्टेप आगे जाके ऑथर बोलते हैं कि दोबारा उठ के चलने से पहले बेटर ये है कि हम समझ ले कि हम आखिर गिरे ही क्यों सबसे पहले, ताकि हम वापस वो गलती कभी ना करें। ना देखो, मेंटली स्ट्रांग लोग ही समझते हैं कि मिस्टेक्स करना कॉमन है, बट वो ये भी समझते हैं कि एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं होता है और स्टूपिड है। इसीलिए वो एक मिस्टेक करते हैं, उससे सीखते हैं और ग्रो होते हैं, जो आपको भी करना चाहिए। ना ये थी वो 5 बातें जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते हैं। ना ये बातें मैंने आपको 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू इस बुक से बताई है, जो एमी मॉरी ने लिखी है, जो काफी अच्छी बुक है। अगर आपको इस वीडियो की बातें थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। शेयर करना इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, ताकि मैक्सिमम लोग के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो सके। और फाइनली, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो दबा दीजिए, जिससे हमारी कम्युनिटी ग्रो होगी और हम सब भी। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।